सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की, जो कि हम पढ़ रहे हैं कृतिका, जिसका पाठ संख्या 2, मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें जो लिखा है मृदुला गर्ग जी ने। यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरणात्मक, जो किसी की याद में लिखा जाता है, यानी संस्मरण, जो वो पल वो महसूस कर चुकी है मृदुला गर्ग जी, और वो संस्मरण बन चुका है जो बहुत सालों पहले उनके साथ जीवन में बीता था, जो अब उन्हें वो पन्ने पे उतार रही है। तो इसे कहा गया संस्मरणात्मक, जो यादों के तौर पर लिखा जाता है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। यानी इस पाठ में बताया गया है कि परंपरागत तरीके से जीते हुए भी, परंपरागत तरीका यानी कि अपने ट्रेडिशनल ढंग से जीते हुए भी, परंपरागत तौर से जीते हुए, पुरानी मान्यताओं को मानते हुए, अंधविश्वासों को मानते हुए, परंपरा के अनुसार जीते हुए भी कैसे लीक से हटकर, यानी अब परंपरा के लीक से हम हट गए, एक जो हमारा लिंक चल रहा है उससे हटकर हम दूसरी तरफ जी रहे हैं, तो वो कैसे जिया जा सकता है, वो मृदुला गर्ग जी इस पाठ में बताना चाहती है। तो शुरू करते हैं हमारा ये पाठ। मेरी एक नानी थी। किसकी? मृदुला गर्ग की नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। यानी कि नानी से तो कहानियाँ सभी बच्चे सुनते आए, नानी दादी की कहानियाँ आप सभी को पता होगा और सभी सुनते आए हैं, लेकिन लेखिका ने यहाँ पर कहानियाँ नहीं सुनी, और शायद नानी से कहानी नहीं सुन पाने के कारण बाद में 3 बहनें, मृदुला गर्ग जी 3 बहनें थी, तो खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। यानी कि अपनी माँ से नानी की कहानियाँ बहुत सुनी, नानी से तो नहीं सुनी लेकिन नानी की कहानियाँ जरूर समझी, और उसका असली मर्म, यानी असली जो रियल में जो क्या कहा गया वो हमें बाद में समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा नशी, यानी कि पर्दा करने वाली, जो कह सकते हैं कि घूंघट में रहने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। अब दिखती ही बात है, जब नानी के पति जो हैं वो विलायत पढ़ने चले गए, तो वहाँ से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ के आए, तो वहाँ का माहौल और नानी की ज़िंदगी जो कि गांव में हो रही थी, बसर हो रहा था उनका जीवन, तो उनके पति का वापस लौटने के बाद उनकी ज़िंदगी का उनकी पत्नी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी उनके पति बहुत अलग थे, क्योंकि वो बाहर विलायत से पढ़ के आए थे, तो उनके शान शौकत, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना सब कुछ अलग था उनकी पत्नी से। तो लेकिन उनकी पत्नी को इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी के फिक्र में ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर यानी कि कम पढ़ी लिखी, या सॉरी, बहुत बोलने वाली। मुंहजोर यानी कि बहुत बोलने वाली। कहते हैं ना कि ये बहुत बोलने वाली है, मुंहफट बोलने वाली है, या इसको बहुत बोलने वाली कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दा नशी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? लेखिका की नानी के बारे में। क्योंकि जब उनके बेटी की शादी तय हो जाती है 15 वर्ष की उम्र में, तब उसकी नानी किसी से मिलना चाहती है, पर नाना के वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। किसके सामने? नानी के सामने। अब जो नानी ने कहा वो और भी हैरत अंगेज था। वह और भी हैरत अंगेज का मतलब होता है कि वह और भी भयंकर था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। यानी किसको कहते हैं? वो जो उनका दोस्त होता है, मित्र प्यारे लाल, वे उनसे कहते हैं कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार, यानी कि बहुत
आज्ञाकारी, फर्माबरदार का अर्थ होता है आज्ञाकारी। यहाँ जितने भी इस पाठ में शब्द यूज़ किए गए हैं वे सभी उर्दू के शब्द हैं, तो आपको इनके कठिन शब्द अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। कि शादी शाबों के फर्माबरदार का अर्थ होता है कि बहुत आज्ञाकारी से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। यानी नानी यही चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी फौज के लड़के से हो। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की। यानी कि वो जो लेखिका है वो कह रही है कि नानी इस प्रकार भी स्वतंत्रता सेनानी की तरह व्यवहार कर सकती, ये मुझे पहले पता नहीं था। शायद वो अपने जीवन में आज़ाद ख्याल की रही होगी, लेकिन उनके व्यवहार से देखने पर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपने नाना की ज़िंदगी में कभी दखल नहीं दिया। चाहे उनके नाना का रहन सहन कैसा भी है, उनका व्यवहार कैसा भी है, उनका उठना बैठना कितने बड़े लोगों के बीच में है, और ना ही उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। यानी क्या कहा जा रहा है नानी के बारे में कि पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। यानी दूसरे की तरह जीना उन्हें नहीं आता था। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब से पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। यानी वो गांधी जी के रीति रिवाजों पर चलने वाली महिला थी। कौन? लेखिका की माँ और उनकी नानी भी। तो गांधी जी ने खादी शुरू किया था, खादी का कार्य शुरू किया था। खादी के कपड़े ही जब एक समय आया था जब ये पूरा देश खादी को अपनाता था, तो उस समय का ये बताया जा रहा है कि उन्हें उनकी माँ को खादी की साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कमर जो है वह चनका खा जाती। चनका यानी कि कमर में चिड़क आ जाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छीके पर टांग दी। यानी हमारी बहू बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत फूल जैसी है, आप कह सकते हैं कि बहुत अदर टाइप की है, जिसको धोया पहुंचा और छीके पर टंगा दिया। यानी कि वो एकदम स्वतंत्र रहनी चाहिए, उसे किसी प्रकार की कोई थोड़ी बहुत भी चोट का एहसास नहीं होना चाहिए। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, और गनीमत यही थी कि इतनी नाजुक होने के बावजूद कोई भी बाहर वाले व्यक्ति ने उन्हें ये कहने की हिम्मत नहीं उठाई। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शौहरत सिर्फ करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उसमें उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म की और गाढ़ा बन चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदार और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी। यानी पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि पहला दो पक्ष बताए गए हैं। पहले में बताया गया है कि एक तो मेरी मम्मी की शादी वहाँ होनी थी जहाँ जहाँ एक लड़का स्वतंत्रता सेनानी हो, फौज में भर्ती हो, और चाहे फौज के लिए अपनी पूरी जेब को खाली करना पड़े, लेकिन उनकी शान और शौकत होनी चाहिए। और दूसरा ये था कि उनकी माँ की खूबसूरती, उनकी नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम होती थी। यानी गैर दुनियादारी, दूसरी दुनिया के लोगों के साथ भी उसका ईमानदार का दूसरी दुनिया के लोग यानी बाहर के लोग, उनके साथ भी उसका ईमानदारी का व्यवहार था। किसका? लेखिका की माँ का। तो ऐसा लगता है कि वो कोई जादू ही नहीं मालूम पड़ती थी।
उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। अब उनकी माँ का कहना सब जगह बहुत माना जाता था। किसका? लेखिका की माँ का। चाहे वो खुद ऐसे ठोस काम नहीं करती हो, क्योंकि बड़े बड़े कार्य करने की उनकी माँ को आदत नहीं थी, लेकिन हुक्म जरूर चलाती थी और उनकी राय जरूर मानी जाती थी ठोस कामों के लिए, और उनकी जो राय होती थी वह सभी के लिए पत्थर की लकीर होती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। यानी हम हाथी पे हल नहीं जुतवाया करते। वो कई बार उसकी दादी के मुंह से उन्होंने ये पंक्ति सुनी थी। किसने? लेखिका ने। हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद का अर्थ होता है यहाँ पर तैयार रहते थे, यानी माँ के अलावा। माँ ऐसी, उनकी लेखिका की माँ ऐसी थी जिनको ये सब नहीं पता था कि ममता क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है, बच्चों को किस प्रकार से पालन पोषण किया जाता है। इसी प्रकार से उनकी सास जो है, वो लेखिका की जो दादी है, वो एक व्यंग्य मारा करती थी उनकी बहू पर। ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्जाद पिताजी भी। मर्दजात। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। इसी मतलब कह रहे हैं कि लेखिका की जो माँ है, वो ठोस काम करने का यह मतलब नहीं था कि उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। वो पूरी तरीके से आज़ाद थी सभी कार्यों को करने के लिए। जाहिर है कि सब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए। लेखिका कह रही है कि अगर पूरा जुनून आपने आज़ादी को ही मान लिया है तो उसे निभाओ भी पूरी तरीके की आज़ादी से। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। किसी और से पूछकर नहीं कि अपने जीवन में हमें क्या करना है। किसी दूसरे की राय आपको, हमें भी यही अपनानी चाहिए कि किसी दूसरे की राय हमें अपने जीवन में कभी नहीं लेनी चाहिए। अपने फैसले आप खुद लेना सीखिए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। यानी माँ को किसी प्रकार की घर के कामों में, बच्चों के पालन पोषण में किसी प्रकार की कोई रुचि थी ही नहीं। उन्हें बस स्वतंत्रता चाहिए थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। यानी अब उनके दादा दादी भी ऐसा जीवन देख चुके थे कि उनकी बहू इस प्रकार का जीवन व्यतीत करती है, घर का काम वो नहीं करती है, बच्चों का पालन पोषण नहीं करती है। तो इसी प्रकार से दादा दादी भी उनके इस तरीके को अपना चुके थे। वह उनसे घर की गृहिणी बनने की अपेक्षा रखते ही नहीं थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। यानी सब में उनके लिए मन में इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि ना उन्होंने पत्नी का फर्ज निभाया, ना ही बहू का और ना ही माँ का। साबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ के दो कारण आए हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। यानी माँ की दो विशेषताएं यहाँ पर नजर आ रही है। लेखिका कह रही है कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और किसी और की बात, अगर किसी और ने उन्हें कोई बात बताई और कहा है कि इसको किसी आगे तक नहीं पहुँचाना है, तो वे बात को अपने तक ही दफना कर रखती थी। तो ये दो उनकी विशेषताएं थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्ती वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की चिट्ठी हो या दूसरे के नाम की क्यों ना हो।